बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं NA-70 लाला मुसा में, और लाला मुसा में ईदी लाला मुसा के नाम से मशहूर अलहाज शेख अब्दुल हलील साहब के डेरा पर। और आप जानते हैं नाज़रीन, पंजाब का कल्चर है डेरों को बनाना, सजाना, आवाम का आना, उनको वेलकम करना, उनके मसाइल सुनना और इलाकाई बेस पर उनका हल करना। तो शेख अब्दुल हलील साहब जो हैं, उनकी जो खदमात थी अपने इलाका यानी लाला मुसा के लिए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अब उनकी खदमात का जो वलवला है, जो जज्बा है, उनके बेटों ने माशाल्लाह से बहुत खूब तरीके से संभाला है। आज हम आपकी मुलाकात शेख तारिक साहब से करवाते हैं जो ओवरसीज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल खैर खैरियत। सही। शेख साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर माशाल्लाह से एक कामयाब बिजनेसमैन तक का जो आपका सफ़र है वो कैसा था? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हम पे। मैं तकरीबन 14.5 साल की उम्र में 76 में यहाँ से नॉर्वे चला गया था। सही। और उस वक्त मैं 8th क्लास में इधर पढ़ रहा था। उधर से ही छोड़ के मुझे, चूँकि एज ए स्टूडेंट ही मैं नॉर्वे गया था, जी जी। तो मेरी उम्र उस वक्त 14.5 साल थी जिस वक्त पहली दफ़ा मैं नॉर्वे गया हूँ। सही, माशाल्लाह से। अच्छा, आप जो है कम्युनिटी में और इंटरनेशनल फॉर्म पर भी आप माशाल्लाह से रईस नॉर्वे के नाम से मशहूर हैं, तो इसकी क्या वजह है? पहली तो बात है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं इधर लाला मूसा में, खालिद डार साहब, जी जी। उन्होंने मुझे ये लक़ब दिया था। सही। और जो एक्चुअली मुझे पहले पसंद नहीं था। सही। क्योंकि मुझे ये पता था कि रईस का मतलब आम लोगों को पता ही नहीं कि रईस किसको कहते हैं। exactly। तो फिर मेरे साथ एक वाक़या हुआ रईस के बारे में। तो फिर उसके बाद मैंने इसको, जब मुझे कोई कहता तो मैं फिर उसका ना वो बुरा नहीं मनाता। पहले एक्चुअली मैं बुरा मनाने लग गया था, लेकिन एक बंदे ने मुझे वो बता दिया कि रईस का मतलब क्या है, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। सही। तो शेख साहब, आप हमारे साथ और आवाम के साथ शेयर कीजिए इसका मतलब क्या रईस का? बात ये हुई जी, मैं एक दफ़ा इधर एक बैंक में बैठा हुआ था, तो उधर मैं बैंक मैनेजर के पास बैठा हुआ था, तो बैंक टाइम ख़त्म हो गया था। जी जी। तो एक लड़का उधर दाखिल हुआ बैंक में। सही। तो वो खड़ा होकर देख रहा है कि शेख तारिक उठे और मैं बैंक मैनेजर से उसने मिलना था। जी जी। तो वो दूर से, जब मैं उठने लगा तो दूर से आवाज़ उसने मारी, देखें जी ये रईस नॉर्वे है, शेख तारिक साहब, इनका ज़रा ध्यान रखना। सही। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा बुरा लगा। तो मैंने उसी वक्त उसे पूछ लिया कि आप मुझे रईस नॉर्वे कह रहे हैं, तो आपको रईस के मतलब का पता है? सही। तो उसने जो जवाब दिया, उसने मुझे लाजवाब कर दिया। सही। वो कहता है, शेख साहब पहले मुझे भी पता नहीं था, आज सुबह मैं अपने घर में नाश्ते पे बैठा हुआ था। सही। और मेरे वालिद साहब उधर कहते हैं, मैं कह रहा था कोई आपकी फेस आईडी मैंने देखी तो उस पर मुझे लिखा नज़र आया, तो मैं पढ़ने लगा तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि ये वाकई रईस है। सही। तो मैंने कहा, वालिद साहब इस का मतलब क्या है रईस का? जी। वो कहते हैं रईस उसको कहते हैं जो दुनियादार हो, लोगों के काम करे, सही। गरीब लोगों का हमदर्द हो। सही। तो उसको रईस कहते हैं। रईस होना सिर्फ पैसे की वजह से रईस नहीं होते। पहले भी लोगों को, पहले ज़माने भी लोग कहते थे फलां रईस आज़म, फलां रईस आज़म। तो वो इतने पैसे वाले लोग नहीं होते थे, लेकिन वो दुनियादार होते थे और लोगों की खिदमत करते थे। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। तो उसके बाद फिर मैंने जो मुझे कहता था, फिर मैंने कभी मना नहीं किया। एक्चुअली मेरे बच्चों ने भी, मेरी बेटी बड़ी, उसने भी मुझे एक दफ़ा लिखा था उधर कि अंकल खालिद डार को बोलें जी आपको ये रईस ना लिखा करे। तो मैंने इसको 2-3 दफ़ा बोला भी, लेकिन इसने भी लिखना छोड़ा नहीं और लोगों को भी पता चल गया। सही। चलें, उसके पॉजिटिव मीनिंग जो है वो सामने प्रोमिनेंट तो हुए ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइए कि लाइफ में हर इंसान की लाइफ की जो है अचीवमेंट होती हैं, और ऐसी अचीवमेंट भी होती हैं जिनको इंसान समझता है कि ये हमारी स्पिरिचुअल जो हैं पीस देती हैं हमें। तो आपकी लाइफ की कोई ऐसी अचीवमेंट जिसमें आपको बहुत प्राउड फील होता हो और आप समझते हो कि ये ऐसी अचीवमेंट है जो आपको स्पिरिचुअली पीस देती है, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। पहली तो बात है जी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस घर में, इस ख़ानदान में पैदा किया। पहले तो मैं अल्लाह का इस बात पे शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेरे वालिदैन की सूरत में 2 ऐसे बंदे मिले जिसमें मेरी वालदा और मेरे वालिद, और दोनों ही सखी थे। माशाल्लाह। और उनकी सखावत की वजह से मेरा अपना ख्याल है कि, बल्कि मुझे पक्का यकीन है कि उनकी सखावत की वजह से, हालांकि वो बिल्कुल सफ़ेद पोश ख़ानदान कहा जा सकता है। सही। ये नहीं था कि हम कोई गरीब थे। उस वक्त में हमारे वालिद साहब का अपना कारोबार था, बिजनेस था। लाला मूसा लेवल पर यही हो सकता है ना कि किसी की दुकान है, हमारा साबन का कारखाना था,
5-10 बंदे उस वक्त भी काम करते थे। मैं फिर भी अपने आप को सफ़ेद पोशी कहता हूँ, सही। इसलिए कि मुझे इस बात पर भी प्राउड है कि हमारे वालिद साहब ने हमारी परवरिश की, लेकिन कभी कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया, जदाद नहीं बनाई। और आज जितना भी अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, जितनी भी हमारी जदाद है, उन्हीं की दुआओं की वजह से है। माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही बहुत प्राउड है कि मैं इस ख़ानदान में और इस घर में पैदा हुआ हूँ, जो मेरी वालदा की सखावत की वजह से अल्लाह ने हमें फिर उसकी मर्ज़ी से अल्लाह ने हमें दिया। जो जो मेरी वालदा के मुंह से निकलता था हमें मिलता जाता था। ये मेरे पास इस बात का जो है ना, वो मुझे पता है इस बात का कि वो जो बात ज़ुबान से निकालती थी वो हमें चीज़ मिल जाती थी। माशाल्लाह, सही। वालिदैन तो वैसे भी अपनी औलाद के लिए समझने के एक पीरे कामिल की तरह ही होते हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सियासत से मुंसलिक है, जैसे कि आपके फादर अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए वो भी सियासत से मुंसलिक थे, शेख खालिद साहब हैं वो भी चेयरमैन रहे हैं बल्दिया के, तो आप सियासत में इंक्लूड क्यों नहीं हुए? आपने कोई इलेक्शन कंटेस्ट क्यों नहीं किया? लेकिन जी पहले तो मैं अपने वालिद साहब को भी सियासी नहीं समझता, जी जी, ना मैं शेख खालिद को सियासी समझता हूँ। सही। और जितने सियासी लोग उनको समझते हैं उतना तो मैं हूँ। सही। बात यह है कि सियासत करना हमारे मुल्क में जो सियासत का हाल है वो तो आपको सबको पता है, उस पर तो बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अपने वालिद साहब को समझता था कि वो लाला मूसा के बल्दिया के वाइस चेयरमैन रहे हैं, शेख खालिद भी रहा है, और सियासत करनी कोई ज़रूरी नहीं होती, खिदमत करनी ज़रूरी होती है, बहुत अच्छी और वो उन्होंने भी किया और मैं भी कर रहा हूँ। मेरे दूसरे भाई जो शेख नासिर साहब नॉर्वे में, शेख साजिद साहब बड़े भाई जो अब हमारे वालिद की जगह पे हैं, सही। तो एक छोटा भाई हमारा शेख आसिफ साहब, हम पांचों भाई इसी काम पे ही लगे हुए हैं। सही। लेकिन चूंकि फ्रंट पे मुझे उन्होंने रखा हुआ है तो इसलिए लोग समझते हैं कि ये सब कुछ करने वाले इस घर में। सही। एक्चुअली सपोर्ट सारी उनकी पीछे होती है। माशाल्लाह। तो शेख साहब ये भी तो बहुत ऑनर की बात है ना कि आप प्रोमिनेंट हैं पूरे खानदान में। हाँ, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। आपने जो पहले सवाल किया था, 14.5 साल की उम्र में मैं नॉर्वे गया, जी जी, तो उधर जाके एज ए मैं स्टूडेंट गया था। सही। तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने उधर जाके एक कैंटीन पे काम शुरू किया, सही। जिस पे मैं स्कूल से जाने से पहले सुबह 6 बजे मैं उधर शुरू करता था। उधर लोकल टाइम, उधर के मौसम भी इस तरह बड़े सर्दी बर्फ़ ये वो। 6 बजे मैं उधर जाके शुरू करता था, घर से मैं 5 बजे सुबह निकलता था, सही। 8:30 बजे तक फिर मैंने उधर काम करना, फिर उधर से मैंने बस पकड़नी। कैंटीन पे मैं एक्चुअली बर्तन धोता था उधर, और साथ वो खाना वाना बनाने में उनकी हेल्प करता था। सही। उसके बाद फिर मैं स्कूल चला जाता था, स्कूल से मैं भागता था बस पे बैठ के, फिर वापस फिर 4-5 बजे तक मैं उधर काम करता था। सही। उसके बाद उसी बिल्डिंग की, उसी कैंटीन की सफाई का काम भी मैंने खुद लिया हुआ था। सही। तो एज ए स्टूडेंट लाइफ वो जो दिन थे, मुझे तो वो भी याद है कि मेरे लिए वो भी बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और मैं वो काम करते कभी भी मैं झिझकता नहीं किसी को बताने में इस बात पे। सही। और आपको एक बात मज़े की बता दूं इसी ऐड में कि जब मैंने बाद में कारोबार शुरू किया ना जी, जी जी, तो एक नॉर्वे का लड़का था, नॉर्वेजन, सही। उसकी उस वक्त मेरे से 2-3 साल छोटा था। तो वो स्कूल जाता था, सही। और स्कूल से आकर मैंने चूँकि गाड़ियों का काम शुरू किया हुआ था, जी जी, तो वो हमारी एक गाड़ी लेके जाता था, पेट्रोल पंप पे धो के उसको वापस लाता था। मैं उसको 40 रुपए उधर के देता था। सही। आज वो नॉर्वे का 16वां अमीर तरीन बंदा है, माशाल्लाह। और उसके वालिद उस वक्त भी बड़े अमीर थे, जी जी, और गाड़ियों का उनका शोरूम था, लेकिन उनका बेटा मेरी गाड़ी धो के खुद पैसे कमाता था और स्कूल जाता था। सही। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि सक्सेस जो है वो तभी मिलती है जब हार्ड वर्किंग करते हैं। आप देखें शेख साहब, माशाल्लाह आपकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है और इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त से नवाजते रहें। तो लेकिन ये कि आपने भी हार्ड वर्किंग की, और हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं गेन हो सकता। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल एक ऐसी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी वबा ने हमारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, कोरोना वायरस जैसी वबा है, और पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली उसी में लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो आपने आवाम को, जैसे कि लॉकडाउन है और पुअर जो हैं वो बहुत समझ लें तजबस का शिकार हैं, इस ड्यूरेशन में आपने कितने लोगों को जो है मुस्तफ़ीद किया है? बस जी, मुस्तफ़ीद तो अल्लाह ही करने वाला है। बेशक। तो जो अल्लाह ने हमारे से काम लिया है, जी जी, उस पर अभी तक हम, वैसे भी मैंने ये कोरोना वायरस से पहले ही जो हमारी घर की रवायत है, जी जी, हम एक्चुअली इस दफ़ा हुआ यह है कि हमारे वालिद साहब की डेथ के बाद जी जी, हमने कुछ बच्चियों की शादी का कहा था। वो फिर मुझे लोग खुद अप्रोच करना शुरू हो गए कि जी हम सामने नहीं आना चाहते। तो फिर मैंने महसूस किया कि ये जो जॉइंट इकट्ठी शादी करने का मैंने ऐलान किया था, जी जी, इसको नहीं करते
پھر میں نے ڈاکٹر عرفان صفی صاحب سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جس طرح بہتر سمجھتا کر لیں اور ٹھیک ہے یہ بات نہ کریں, کئی لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ جس دن کی ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے کروڑوں میں اس میں خرچ کیا ہے, اور جو شادیوں کا بجٹ تھا اسے بھی ہم نے 10-20 لاکھ فالتو ہی خرچ کیا ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے پھر وبا پھیلی تو اس میں ابھی ریسنٹلی ہم نے 400 سے اوپر خاندانوں کو فل پیکج دیا, اور ابھی تک ہم 2100 بوری آٹے کی, اور جس میں ہمارے ناروے والے بچے ہیں ان کا بھی تھوڑا اس میں حصہ ڈالا گیا ہے. لیکن ورنہ ہم نے خود میرا حال 50 لاکھ سے اوپر ہی ابھی تک ہم نے ایک مہینے میں مختلف مد میں, نقدی میں, لوگوں میں کسی نہ کسی طرح سے خدمت حلق کی ہے. جی بالکل 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 ماشاءاللہ سے اللہ پاک قبول فرمائیں آپ کی اس خدمت حلق کو. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے کنٹری سے, جیسے آپ اوورسیز ہیں تو وہاں رہتے ہوئے آپ پاکستان کو کس ویژن سے دیکھتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سے بچپن آپ کا یہاں گزرا, آپ پیدا یہاں ہوئے, آپ کے والدین یہاں ہیں, ان کی جو ہیں قبریں ادھر ہیں, آپ کے بھائی ہیں ماشاءاللہ سے, پورا سمجھ لیں کہ ایک ملک. آپ اس کس ویژن سے دیکھتے ہیں پاکستان کو اوورسیز ہونے کے ناطے؟ دیکھیں جی میرا خیال ہے جتنی محبت اوورسیز پاکستان سے کرتے ہیں اتنی پاکستان والے نہیں اپنے ملک سے کرتے ہیں. تو اس محبت کا تو یہ حال ہے, ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے ملک کا جو سسٹم پچھلے 40-50 سال سے چل رہا ہے. تو آج سے 40 سال پہلے جب میں 45 سال پہلے میں ناروے گیا ہوں تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ 2-4-5 سال میں ہم ادھر سے بس کمو کے پاکستان چلے جائیں گے, ادھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے. لیکن سٹل ہمارے ملک کے حالات جو اس گورنمنٹوں نے کیے ہیں تو اس کی حال کی وجہ سے ابھی بھی پاکستانی بیچارے باہر رہنے میں مجبور ہیں. لیکن محبت کا آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا اچھا ہے. پاکستان سے زیادہ محبت اوورسیز پاکستانی کرتی ہیں پاکستانیوں سے, یہ مجھے پکا پتہ ہے. اچھا موجودہ نظام جو ہے ہمارے ملک کا اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے, آپ اس نظام سے سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں جی مجھے ذاتی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں بات دیانتداری سے کرنی چاہیے, ورنہ تو ویسے ہمارا تعلق قائرہ خاندان سے, اور قائرہ خاندان چونکہ پیپل پارٹی سے منسلک ہیں تو اس کے حوالے سے تو ہم دھڑے کے پکے بندے ہیں, یہی ہماری پہچان ہے. بے شک صحیح بات ہے. تو لیکن ایز اے پرائم منسٹر میں عمران خان کو دیکھتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا بندہ ملا ہے, لیکن ان کے ساتھ جو پھر ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ہی ان کے ساتھ خراب ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, لیکن پھر بھی وہ اسی معاشرے سے ان کو بندے لینے پڑے جن کے گائے بگائے آپ کے سامنے آ رہی ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس پہ اس کو اس سے بہتر کنٹرول کرنا چاہیے تھا جو کہ وہ بھی کر نہیں پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پہ میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی بھی عمران خان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بددیانت آدمی ہے. تو ایز اے پرائم منسٹر تو وہ ہمارے ٹھیک ہیں, اور ہماری عدالتیں بھی آپ اس میں بڑی انوالو ہیں, نیب کا جو سسٹم ہے تو کچھ بہتریاں تو کی ہیں انہوں نے, لیکن ملکی حالات جو اس طرح ڈوبے ہوئے تھے اس کو اوپر اٹھانا بھی بڑا ایک مسئلہ ہے. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہماری ذات پات کا جو ہمارے ملک میں کلچر ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. ناروے کے پرائم منسٹر کو ایک قوم کا پرائم منسٹر ہونا ہوتا ہے, ادھر تو میرا حال کوئی 50 قوموں کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے, تو وہ سب کو اکٹھا کرتے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے, اور اس ملک کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اللہ کرے کوئی اس طرح کے بندے آئے ادھر تو کنٹینیو اگر چلے یہ 2-4-10 سال اس طرح کے بندے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اللہ کرے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اوورسیز ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو مطلب سسٹم تھا, جیسے ادارے تھے, جتنے بھی انسٹیٹیوشن تھے, کس طرح سے کام کر رہے تھے, ابھی کرپشن کا لیول کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ بہتر ہوا ہے یا ویسے کا ویسے یہ سیم سچویشن ہے؟ کرپشن کا لیول تو ادھر ہی ہے. اچھا میں بھی ہائیز لیول پہ تھوڑا کم ہوئی ہو, لیکن یہ جو چھوٹے لیول پہ لوگوں کا لین دین چلتا ہے, تھانہ کچہری یہ وہ میں بھی تھوڑا بہتر بھی ہوا ہو. ابھی تھوڑی بہتری آ تو رہی ہے, لیکن ایز اے کرپشن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی اس میں تھوڑا فرق پڑا ہو. صحیح, مطلب کوئی چینج ایسا نہیں آیا جیسا کہ مطلب ابھی اتنی چینج نہیں آئی. چلیں انشاءاللہ تعالی اس کا طریقہ چینج ہو گیا لگتا ہے مجھے, لیکن مجھے لگتا ہے کرپشن ابھی ختم نہیں ہوئی اس ملک میں, ہو بھی نہیں سکتی ختم.
कभी भी किसी मुल्क में भी करप्शन ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कम तो की जा सकती है ना। सही। और इस पे मेरा ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर एज ए चूँकि रहा सारी ज़िंदगी ये रहा है बाहर, जी जी और देखे ना उसको पता है कि किस तरह के मुल्कों में वो रह के आया है। जी जी ऐसे ही तो बेहतरी की तरफ मेरा अपना ख्याल है, कुछ ना कुछ वो अपने तौर पे तो कोशिश करेगा, जी जी लेकिन नीचे वाला तो सारा निज़ाम वही है ना वही है, जो जैसे आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हाँ जी। सही सही। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगी कि कोरोना के हवाले से आवाम के नाम कोई आप ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहते हो, जैसे कि अभी सूरत हाल ऐसी है, लॉकडाउन है और आवाम को समझ में नहीं आती कि क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा लाया अमल अख्तियार करना चाहिए जिससे सेफ्टी भी रहे और समझ लें कि मतलब घर में राशन भी मौजूद हो। और आपको पता है हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसका 70% जो है वो तकरीबन डिपेंड करता है, 25% तो वैसे ओवरऑल पॉपुलेशन पे है। हमारे लाला मूसा का 70% जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। तो आप इस हवाले से क्या बात करेंगे? बस जी मैं तो लोगों की तरफ और लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक दफ़ा राशन ले जाते हैं जी जी उनको चाहे कि वो अपना घर का पहले वाला ख़त्म करें और फिर दोबारा आए। अभी हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमारी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो अपने तौर पे अपने घर से कर रहे हैं। कर रहे हैं। फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अपने फैमिली में भांजे भतीजे महल्ले के ये लड़के टीमें, खालिद डार साहब, ये फैजान शेख साहब खड़े हैं, इन्होंने बड़ी हिम्मत से ये काम किया है। सही। ये कोई मामूली काम नहीं था को आप 2100 बंदे को जी जी आप आटा दें, राशन दें, नकदी दें। सही सही फिर उसके अलावा मैंने जो मुझे अभी आज सुबह से लेके अभी तक मैंने तकरीबन 3 बंदों को अस्पताल भेजा है, उनके भी टेस्ट करा रहा हूँ। माशाल्लाह। वो जो आटा बेचारे लेने आए थे उनको मैंने देखा है, इनकी हालत ही कोई नहीं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये एक बंदे का काम नहीं, सही ये शेख तारक का काम नहीं, ये MNA साहब का काम नहीं, ये कमरजमान कहरा का काम नहीं, सही। ये हर घर का काम है। हर घर का काम। और मुझे इतना बुरा लगता है कभी कभी कि बड़े बड़े अच्छे खासे जिनकी बड़ी अच्छी पोजीशन है पैसे के लिहाज से भी, वो भी छोटा सा रुका लिख के भेज देते हैं, जी जाओ जी डेरे से जाके आटा ले लो। मैं कहता हूँ खुदारा आप इस तरह करें कि आप आस पड़ोस के 2-4 घरों को दे दें। सही जरूरी नहीं कि आपने 2100 बंदे को देना है, 2000 बंदे को देना है, 400 बंदे को राशन देना है। सही। वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उनको करने दें। जी जी लेकिन आप अपने इर्द गिर्द 2-4 घर हैं, वो उनको तो खुद आप भुगताएं ना, वो तो ना आप आगे भेजें किसी के सही पास। बात है, बिल्कुल सही। तो कोरोना वायरस के हवाले से लोगों से मेरी ये बड़ी मौतमाना अपील है जी जी कि आप इसको इतना लाइट ना लें। सही खुदा न खास्ता अगर ये फैली तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और अपने बच्चों को बचाएं इससे, अपने बूढ़ों को खास कर बचाएं। सही जो बंदे बीमार हैं, जी जी जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम, जी, जी। हार्ट की Exactly. ज़्यादा प्रॉब्लम है, सही उनको बिल्कुल इससे दूर है, वो अपने घरों में रहे, बाहर नहीं बिल्कुल निकले। तो अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह, हमारे मुल्क में अल्लाह बेहतरी लाएगा, करेगा। इंशाल्लाह। तो बस यही मैं कहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिएगा जी जी और अपने घरों में रहें। जी जी सही। अच्छा शेख साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सियासत के बारे में क्या कहेंगे? जी हमारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक्चुअली तो बड़े अच्छे लोग सामने आए हैं, जी जी आए थे। जी जी तो आपको पता है हमारा तलक कमरजमान कहरा साहब से है, सही हाजी असगर कहरा मरहूम साहब से। जी जी तो कमरजमान कहरा का तो कोई जोड़ ही नहीं ना पूरे मुल्क में, सही बात है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। उनका कोई जवाब ही नहीं है। तो बड़े अच्छे लीडर है हमारे, बड़ा ऑनेस्ट, इतना ऑनेस्ट आदमी। चूँकि मेरा उनसे हमारे वो पंजाबी में कहते हैं जी राह पे या वाह पे पता चलता है। बंदे का पता चलता है। जी जी तो मेरा उनसे लेन देन भी हुआ है, कारोबार भी इकट्ठा हुआ है। तो इतना दयानतदार बंदा और इतना ऑनेस्ट आदमी हमारे मुल्क में ये एक सरमाया है। अभी हमारे इलाका में देख लें कोटला बरादरान है, उनसे हमारे ज़ाती मरासम है बड़े पुराने, माशाल्लाह सही और उनका मुझे इस तरह बड़ी खुशी होती है, चाहे वो किसी पार्टी में भी हों। अभी वो नून लीग में भी हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन उनका आप देखें कि कितना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। जी जी आप लाला मूसा से 12 मिनट में कोटला जा सकते हैं आप, जो पहले 1.5 घंटे का रास्ता होता सही था। बात है, तो पूरे इलाके में उन्होंने बड़ा काम किया है। सही चौधरी बिरादरान अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। सही अब हमारे MNA साहब हैं, जो ये चूँकि गवर्नमेंट का बाउंड होते हैं कि गवर्नमेंट पीछे से क्या कर रही है, सही बात है, वो भी मेरे दोस्त हैं, दरवेश तब आदमी हैं। सही तो MPA साहब भी हमारे बड़े अच्छे हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अपनी अपनी लोगों ने मर्जी करनी होती है, लेकिन बंदे तो अभी हमारे इस वक्त अच्छे जा रहे हैं, माशाल्लाह। और अल्लाह करे वो काम शाम अच्छा करें। आमीन।
ندیم اصغر کیرا صاحب ہمارے شہر کے چیئرمین رہے ہیں جی جی اور مجھے پتہ ہے ذاتی طور پر کہ وہ ایک بڑا آنسٹ آدمی ہے صحیح تو اس نے شہر کے حوالے سے اچھے کام کرنے تھے لیکن ان کو گورنمنٹ کرنے نہیں دی گئی تو ساتھ میرے شیخ خالد صاحب بھائی تھے میرے جی جی تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایز اے جو ہمارا ڈسٹرکٹ گجرات ہے اس میں ٹھیک ہی رہا ہے سارا اوور آل. ہاں جی ہاں. اچھا آپ ماشاءاللہ سے اوورسیز بزنس مین ہیں تو آپ کوئی ایسی رائے جو ہے ہماری یوتھ کو اسپیسیفک دیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بزنس کو وہاں پروموٹ کیا اور کس طرح سے ان لوگوں کو اپنے لیے مطلب پروموٹ کرنا چاہیے, بزنس کو دیکھ لیں یا کسی چیز کو بھی, اگر وہ کوئی ویسے مطلب سوشل ورک کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے پروموٹ کریں؟ بس جی اس کا ایک ہی حل ہے. میں تو میرے اکثر ادھر ناروے میں انٹرویوز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ کرتے ہیں, لڑکیاں لڑکے اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اس لیول پہ بندے میرے ساتھ اپروچ کرتے ہیں, بچے کہتے ہیں جی ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ناروے میں رہ کے جو اتنا مشکل ہوتا ہے, جو ایک چیز پاکستان میں 1 لاکھ کیا ادھر 1 کروڑ کیا ہے, تو اتنا آپ نے بزنس کیا تو اس کا کوئی ہمیں بتائے. تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بزنس میں تو آپ نے پڑھنا ہے کالجوں یونیورسٹی میں جا کے, تو میں تو اپنے گھر سے پڑھ کے آیا تھا, چھوٹا سا تھا تو اسکول جاتے جاتے میں ادھر بھی دکان پہ بیٹھتا تھا, تو کچھ ہمارے والدین کی دعائیں یہ سب کے ساتھ ہوتی ہیں. تو میں سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جس بندے نے بھی جو کام کرنا ہے اس میں دیانتداری, جھوٹ سے دور ہے اور اپنے والدین کی دعائیں لیں, اور دیانتداری جو بندہ کرے گا آنسٹ ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ اپنی ویسی رحمت کر دیتا ہے, کاروبار میں اس میں برکت ڈال دیتا ہے. جھوٹ سے دور ہے, یہ سب سے بڑا ہے کاروبار کی میں کامیابی کا جو. ہاں جی. تو ناروے میں ہمارا تو آپ کو پتہ اللہ کا شکر ہے, ہمارا ایکچولی مین کام جس نام سے ہمیں پہچانے جاتے تھے ہم ناروے میں, وہ کاروں کے شو روم ہے. ہمارا بڑا کاروں کا شو روم تھا پہلے, آج تک رہا ہے, ابھی بھی ہے, لیکن میں اس میں پچھلے 10 سال سے نہیں ہوں انوالو. ہمارا بھی اللہ کا شکر ہے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کا کام ہے. اور ناروے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا سا مکان جس کمرے میں ہم بیٹھے اس طرح کا مکان بھی 10 کروڑ سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بڑا کاروبار دیا ہوا تھا, پراپرٹی کا بڑا کاروبار ہے ہمارا. تو اس حوالے سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ بھی پراؤڈ ہے اپنے والد پہ کہ انہوں نے کوئی ایک جائیداد نہیں بنائی لالا موسیٰ میں یا پاکستان میں. تو یہ جتنی اللہ کا شکر ہے اسلام آباد سے لاہور تک ہم نے بنائی ہیں, یہ ساری ہم نے خود بنائی ہے. اور اس پہ ہمارے والد صاحب بھی پراؤڈ کرتے تھے, وہ کہتے ہیں میرے بچے میرے سے بھی آگے نکلے ہیں. ہاں, تو انہوں نے پھر اصل میں تو مسئلہ یہی ہے کہ ان کی ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, ورنہ ہو نہیں سکتا تھا. جی تو ناظرین یہ تھی شیخ طارق صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھا میسج انہوں نے دیا ہے کہ اپنے بزنس کو, خود کو یا سیلف رسپیکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انسان کو آنیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے, سچ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے, سچ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایماندار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت اچھا میسج انہوں نے کنوے کیا کہ خود کو پروموٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کرونا کے حوالے سے جو بات کی ہے, میں بھی آپ سے ناظرین لازمی کروں گی کہ جتنے بھی ایسے پیشنٹ جو آکسیڈیشن کے معاملے میں ایسے ہیں کہ استھما سے ریلیٹڈ ہیں یا ان کو ویسے کبھی کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے, فلو ہو جاتا ہے, تو عذرائے کرم پلیز اپنے گھروں میں رہیں, آئسولیٹ رہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ غرارے کرتے رہیں اور اس کے بعد باپ لیتے رہیں, اسٹیم جتنا لیں اتنا آپ کے لیے موثر ہے. اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں, انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی کسی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.